नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए और आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। आज देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस मौके पर हम बिहार की सियासत की संक्रांति का डीएनए टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहां जनता परिवार के नेताओं का जुटान हुआ। एक दूसरे के यहां जाकर लोगों ने दही चूड़ा भी खाया। इस बीच जो बात चौंकाती है वो विलय के खरमास का जारी रहना है। इस पर कोई ठोस बात आज भी निकलकर सामने नहीं आई। खैर, बिहार में जनता परिवार के विलय पर संक्रांति अभी छठी नहीं है, तो झारखंड में सड़क निर्माण में प्रगति को लेकर केंद्र से फटकार लग गई। अब सवाल है कि 20 साल पुरानी सरकार को फटकार क्यों लगी है? माफ कीजिएगा, 20 दिन पुरानी सरकार को फटकार क्यों लगी है? इस फटकार के क्या मायने हैं, इसका भी हम करेंगे डीएनए टेस्ट। साथ ही पड़ताल करेंगे कि आखिर क्यों नरसंहार के मामलों में साक्ष्य नहीं जुटा पाती हैं जांच एजेंसियां और बरी हो जाते हैं अभियुक्त। इसके अलावा झारखंड में बढ़ते मानवाधिकार हनन के मामलों की भी होगी बात। देश भर के कई हिस्सों में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। संक्रांति के लगते ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति से सूर्य के उत्तरायण होने पर देवताओं का सूर्योदय होता है और दैत्यों का सूर्यास्त होने पर उनकी रात्रि शुरू होती है। बिहार की राजनीति में भी इस संक्रांति का खास महत्व है, क्योंकि कल तक जो एक दूसरे को फूटी कौड़ी नहीं भाते थे, वो एक दूसरे के साथ दही चूड़ा खाते नजर आए। लेकिन इस मौके पर जनता परिवार के उत्तरायण की उम्मीदों पर दही जमा रहा। अब देखना है कि महागठबंधन से लेकर विलय तक का संक्रमण काल कब तक बरकरार रहता है। लगा भोग, लेकिन बन नहीं रहा योग। दिन तो दही चूड़ा का था, लेकिन दिन बनता देर शाम तक नजर नहीं आया और जो दिखा वो था महागठबंधन के माथे पर पड़ता बल। मकर संक्रांति के मौके पर विलय को लेकर चर्चा के आसार थे। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है। आज हमको मना किया गया है। लेकिन सब लोग एक साथ आज आप लोग बैठे हैं, लालू जी भी आने वाले हैं, विलय की चर्चा है, तो सवाल तो उठेगा ही। नहीं, मैंने आपसे कहा कि बोलेंगे नहीं। आज खुशी का मौका, खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कल आपने एक बात का संकेत दिए थे, आपने कहा था कि इस बात पर विचार। वो कल की बात बीत गई। पटना क्लब में दिग्गजों का जुटान भी हुआ, मगर सियासी जुबान पर दही जमा रहा। इस क्लब में पहुंचने वालों में लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी, शरद यादव, केसी त्यागी, अभय चौटाला, यानी वो सब थे जिनकी बदौलत विलय को अंतिम मंजिल मिलनी है, सिवाय नीतीश के, जो तबीयत नासाज होने की वजह से पहुंचे नहीं और कयासों को नया बल मिल गया। मांझी आए तो शरद उठकर चले गए। जाहिर है ऐसे में महागठबंधन से लेकर विलय तक का संक्रमण काल बरकरार है। त्वरित गति देकर इस काम का अंजाम लेना चाहिए। अब समय नहीं रह गया, इसको जितना जल्द हो विलय हो जाना चाहिए। अब देर तक इस सवाल का जवाब हमारे महान नेता लोग बताएंगे। नीतीश जी भाग रहे हैं लालू जी के पास, लालू जी भाग रहे हैं मना मुलायम के पास, मुलायम जी और पूरे देश में भाग रहे हैं कि ये भागने वाला फौज लड़ नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल अपने अपने जगह पर युद्ध के लिए तैयारी कीजिए और आने वाले जो युद्ध होने वाले हैं उसमें पूरी मुस्तैदी से युद्ध कीजिए। साफ है महागठबंधन के लिए खरमास का खत्म होना बाकी है। दही चूड़ा जीमने के बाद भी बीजेपी के खिलाफ दल से दल का योग यानी विलय दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। तो 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण हो गए, खरमास खत्म हो गया। अब शुभ काम शुरू हो जाएंगे, लेकिन जनता परिवार का खरमास अब भी जारी है। विलय पर तस्वीर अब भी साफ नहीं हो पा रही है। हालांकि मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में जनता परिवार के नेताओं का महाजुटान हुआ। एक दूसरे को दही चूड़ा का भोज दिया गया। जेडीयू क्लब में आयोजित भोज में आरजेडी के नेता शामिल हुए, तो राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित भोज में जेडीयू के तमाम नेता शामिल हुए। लेकिन नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि यह बताया गया कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है। बात विलय की हो रही है, तो हम उसी पर फोकस करते हैं। जनता परिवार के विलय पर पिछले 2-3 महीनों से बात हो रही है। पटना से लेकर दिल्ली पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन इस बीच अब तक किसी भी पार्टी दो की तरफ से एक तरह के बयान नहीं सुनने को मिले हैं। मंगलवार को भी लालू और शरद के बयानों में विरोधाभास दिखा। बुधवार को भी जेडीयू और आरजेडी के नेता विलय की तारीख और तारीखों पर साफ साफ कुछ नहीं कह पाए।
विरोधाभासी बयानों के बाद सवाल उठना यह भी लाजमी है कि आखिर असमंजस की स्थिति क्यों है। जेडीयू और आरजेडी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? इन सवालों का जवाब क्या होगा, यह जानने की उत्सुकता सबको है। देखिए कब तक जवाब मिलता है इस सवाल का। झारखंड और छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण में बरती गई शिथिलता से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नाराजगी सामने आई है। दोनों नक्सल प्रभावित राज्य हैं और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों सूबों में अब तक महज 60% सड़कों का ही निर्माण हो पाया है। हालांकि मंगलवार को रायपुर में इस मसले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक भी हुई थी। झारखंड में सड़कों की स्थिति बदतर है। इसके लिए यहां की अस्थिर सरकार को जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन 14 साल के झारखंड में पहली बार किसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद उम्मीद जगी कि झारखंड में अच्छे दिन आएंगे, साथ ही सड़कें भी विश्व स्तरीय होंगी। इधर मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और सड़क निर्माण में केंद्र सरकार से नया नजरिया अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से कुछ मामलों में नियमों को और लचीला और व्यवहारिक बनाने का सुझाव दिया। साथ ही झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़कों की स्थिति से अवगत कराया और केंद्र सरकार से सड़क निर्माण में विशेष सहायता की भी मांग की। लेकिन इसके एक दिन बाद ही केंद्र सरकार ने झारखंड में सड़क निर्माण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। यह नाराजगी तब जब केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में झारखंड के लिए एक भी सड़क की योजना स्वीकृत नहीं की है। यानी झारखंड को 2014-2015 में एक भी योजना नहीं मिली, जबकि झारखंड ने करीब 700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है। सारे प्रस्ताव वहां पड़े हुए हैं। साल भर से योजनाएं स्वीकृत नहीं होने की वजह से झारखंड में राष्ट्रीय उच्च पथों की सड़कें खराब हो गई हैं। योजनाएं स्वीकृति होने के इंतजार में इन सड़कों का रिपेयर भी नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार से एनएच के प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी पड़ेगी। यहां से सरकार के स्तर पर पहल होने से ही योजनाएं पास हो सकेंगी। बार बार ये बातें आ रही हैं कि झारखंड से केवल वहां पत्र भेजा जा रहा है, आला अफसर व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर अप्रोच नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति करीब 2 साल से है, इसलिए यहां के लिए योजनाएं स्वीकृत नहीं हो रही। एनएच के अलावा स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य भी संतोषजनक नहीं है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं डीएनए टेस्ट। शंकरबिगा नरसंहार के सभी 24 आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन आरोपियों के बरी होने के बाद सवाल यह है कि अगर बरी किए गए लोग निर्दोष हैं तो आखिर 23 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे अब तक कहां हैं, और जो लोग बरी किए गए उनके 16 सालों का हिसाब कौन देगा? शंकरबिगा नरसंहार कांड, 16 साल बाद आया फैसला। अदालत ने सभी 24 आरोपियों को किया बरी। फिर किसकी गोलियों ने किया गरीबों का सीना छलनी? कहां हैं 23 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे? नरसंहार के 24 आरोपियों के बरी किए जाने का फैसला सुनते ही शंकरबिगा गांव के लोग सख्ते में आए। संवेदनहीन व्यवस्था से चोटिल हुए दिल की चित्कार। इस नरसंहार में अपना सब कुछ खो चुके इस फैसले पर क्या बोल पाएंगे? बस उनकी पथराई आंखें साफ कह रही हैं कि गरीबों को न्याय देने वाला कोई नहीं। 25 जनवरी 1999 की उस भयावह रात का खौफ आज भी लोगों की आंखों में साफ देखा जा सकता है, जब रणवीर सेना के सशस्त्र दस्ते ने जिले के शंकरबिगा में हमला कर 23 लोगों को मौत की नींद सुला दी थी। मारे गए सभी लोग दलित और कमजोर जाति के थे। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा इस हमले में 14 लोग घायल भी हुए थे। पूरे मामले में प्रकाश राजवंशी के बयान पर मेहंदिया थाने में कांड संख्या 5/99 के तहत मामला दर्ज हुआ, जिसमें हत्या का आरोप तथा कथित उग्रवादी संगठन रणवीर सेना पर लगाया गया और रणवीर सेना प्रमुख परमेश्वर मुखिया को प्रमुख अभियुक्त बनाया गया था। इसके अलावा इस कांड में 24 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था।
जिनमें धोबी बिघा के 21 लोग शामिल थे। सूचक ने आरोपियों को पहचानने का भी दावा किया था। इस जनसंहार की गूंज देश भर में सुनाई पड़ी थी। देश भर में इसकी निंदा की गई थी। तब बीजेपी और समता पार्टी ने तत्कालीन राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए बिहार बंद कराया था। वहीं भाकपा माले और भाकपा ने भी बड़ा आंदोलन किया था। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और लंबी न्यायिक प्रक्रिया का दौर चला। इस दौरान अभियुक्तों की बेल पर रिहाई भी हुई। कांड से संबंधित 2 अलग अलग चार्जशीट 26 फरवरी 2000 और 15 अगस्त 2003 को दायर किए गए थे। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान करीब 24 अलग अलग ट्रायल चल रहे थे। मामले में पुलिस की तरफ से 49 गवाह थे और सभी गवाहों ने आरोपितों को पहचानने से इनकार कर दिया था और न्यायालय ने इसी को आधार बनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके साथ ही एक बार फिर पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच भाकपा माले ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। माले ने आरोप लगाया कि इस फैसले से साफ है कि सरकार गरीबों को न्याय नहीं दिलाना चाहती। माले ने 16 जनवरी को अरवल और जहानाबाद में बंद का ऐलान भी किया है। दोषी कौन है ये तो न्यायालय को ही तय करना है। लेकिन ये तो सच्चाई है कि 25 जनवरी 1999 को हत्यारों ने शंकर बिघा में 23 निर्दोषों की हत्या की थी। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि कहां गए वो हत्यारे जिनके दिल निहत्तों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए नहीं कांपे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। शंकर बिघा नरसंहार मामले में 24 अभियुक्तों के बरी होने के बाद कहीं खुशी है, कहीं गम का माहौल है। पीड़ित परिवार के लोग इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वहीं जो लोग बरी हुए हैं वो खुश हैं। बरी हुए लोगों ने कहा है कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा था। साथ ही कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। क्या कहे, रात के मार के चल गया, कोई नहीं चिन्हा तो केकरा का कहल जाए। क्या लगता है आपको, न्यायालय जो फैसला दिया उससे आप संतुष्ट हैं? तो क्या करल जाएगा, तो बरी हो गया तो करिए कि हम क्या करेंगे। तो नहीं आपको लगता है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए थी? मिलना चाहिए था, तो बाकी लोग नहीं दिया तो क्या करिएगा। वहीं हमको सूचना मिला कि आपका भी नाम पड़ गया है। वहां से आने के बाद हम अदालत को अधिक करते हुए हाजिर हो गए। 30-32 महीना विभिन्न जेलों में बिहार के हम लोग गुजार कर बेल पर निकले। उसके बाद लंबी प्रक्रिया के तहत अदालत में हाजिरी देते हुए आज हम निकले हैं। खुशी महसूस हो रहा है और दुख भी है कि एक साजिश के तहत कमाने का मेन जो हमारा उम्र था उसको समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक दौर में हम अपना बाल बच्चा भी तो काफी पिछड़ गए, लेकिन फिर भी खुशी है। न्यायालय पर भरोसा है कि आज हम लोग सत्य का विजय हुआ। शंकर बिघा पहला मामला नहीं है जिसमें अदालत ने नरसंहार के सभी आरोपियों को बरी कर दिया हो। 90 के दशक से शुरू हुए इस रंग रंजित इतिहास के कई कांडों में आरोपी बरी हो चुके हैं। 9 अक्टूबर 2013 हाईकोर्ट से लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के सभी 26 आरोपी बरी। निचली अदालत ने 16 को मौत और 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस कांड में 58 लोग मारे गए थे। जुलाई 2013 हाईकोर्ट ने मियापुर कांड के 10 में से 9 आरोपियों को बरी किया। निचली अदालत ने 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सभी लोगों पर जून 2000 में 34 लोगों की हत्या करने का आरोप था। मार्च 2013 हाईकोर्ट ने नगरी बाजार नरसंहार के सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया। निचली अदालत ने 3 को मौत और 8 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नवंबर 1998 में हुई थी 11 लोगों की हत्या। अप्रैल 2012 हाईकोर्ट ने बथानी टोला नरसंहार के 23 आरोपियों को बरी किया। निचली अदालत ने 3 को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जुलाई 1996 में 21 लोग मारे गए थे। शंकर बिघा नरसंहार के पहले बिहार में 90 के दशक में हुए मियापुर, नगरी, बथानी टोला और लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुके हैं। इन मामलों में कोर्ट का कहना था कि पुलिस और अभियोजन पक्ष ने जांच ठीक से नहीं की, निर्दोषों को इस मामले में फंसाया और असली दोषियों की खोज नहीं की गई, जिसकी वजह से नरसंहारों के दोषी अब बच निकले।
अब सवाल यह है कि नरसंहार के इन सभी मामलों में कोर्ट के फैसलों के आलोक में क्या इनकी जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों की लापरवाही, अपराधियों को पकड़ने और ठोस सबूत जुटाने में उनकी नाकामी की जांच होगी? क्या इन पुलिस अफसरों की जवाबदेही तय होगी? फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। झारखंड में मानवाधिकार की स्थिति ठीक नहीं है। राज्य के 26 जिलों में क्षमता से ज्यादा कैदी रहते हैं, साथ ही 6000 से ज्यादा बेगुनाह आदिवासी सलाखों में कैद हैं। PUCL यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के मुताबिक झारखंड में गरीबों और वंचितों पर व्यवस्था हावी है। उग्रवाद प्रभावित राज्य झारखंड में मानव अधिकार हनन का मामला बड़ा मुद्दा रहा है। पुलिस की तरफ से उग्रवादियों के नाम पर बेगुनाहों को पकड़ने और उन्हें प्रताड़ित करने का मामला लगातार मानवाधिकार कार्यकर्ता उठाते रहे हैं। पलायन और ट्रैफिकिंग के साथ साथ झारखंड मानवाधिकार हनन के मामले से कभी बाहर नहीं निकल सका। झारखंड में मानवाधिकार हनन की शुरुआत पुलिस प्रशासन से शुरू होती है और जेलों में जाकर खत्म होती है। झारखंड में कुल 26 जेल हैं। इन जेलों में कैदियों के रखने की क्षमता 12,856 है, लेकिन जेलों में 17,906 कैदी हैं, जिसमें विचाराधीन कैदियों की संख्या 12,441 है। 5,465 सजाए याफ्ता कैदी हैं, जिसमें 664 महिला और 121 बच्चे शामिल हैं। झारखंड में जो कैदियों के हालात हैं वो बहुत बदतर हैं। बुनियादी सुविधाओं से वो वंचित हैं और जेल जिस आधार पर बनाया गया था कि जेल सुधार गृह होगा, लेकिन वो सुधार गृह के बदले वो यातना गृह में वो बदल गया है। दरअसल मानवाधिकार रिपोर्ट भी राज्य के अंदर इन मसलों को गंभीर बताती है। झारखंड मानवाधिकार रिपोर्ट 2001 से 2011 तक बताती है कि राज्य में 60 से 70% नक्सलियों की गिरफ्तारियां फर्जी हैं। इन 10 सालों में जेल के अंदर और न्यायिक हिरासत में 576 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। झारखंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के कार्यकर्ताओं के मुताबिक राज्य सरकार भी मानती है कि जेल में बंद कथित उग्रवादी में से ज्यादातर बेगुनाह हैं। जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या के आरोप में फांसी की सजा के बाद 5 साल तक जेल में बंद रहने वाले जीतन मरांडी भी मानते हैं कि जब जेल के बाहर कोई अधिकार नहीं रहता तो जेल के अंदर आखिर अधिकार की बात कैसे संभव है। सबसे ज्यादा तो यह है कि जेल का जितना क्षमता होना चाहिए वो क्षमता से अधिक बंदी जेल में बंद हैं और अधिक बंदी रहने के चलते उनको रहने के लिए परेशानी हो रहा है। शौचालय का सुविधा सही नहीं है, नहाने के लिए सुविधा नहीं है, खाना उनको सही ढंग से नहीं मिलता है और खुले वातावरण में नहीं रह पाते हैं। ये सबसे बड़ा वहाँ जेल का समस्या है। झारखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां मानवाधिकार हनन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नक्सलवाद या किसी अन्य वजहों से होने वाली फर्जी गिरफ्तारियों से लोगों का सिस्टम पर से विश्वास उठ जाता है। यह एक गंभीर मसला है क्योंकि यह नक्सलियों के विस्तार में उत्प्रेरक का काम करता है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। तो आज खबरों के डीएनए में यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।